हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से बात करेंगे सेशन नंबर 182 की। और इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हम यहाँ पे पैसेज डिस्कस करेंगे। पैसेज के साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो 230 तक हो चुकी थी पिछले सेशन में। और उसके बाद हम आएंगे वन वर्ड्स पर। तो ये कुछ तीन चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए, सब कुछ एक साथ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल सा ही है। मुश्किल इसलिए कि लेंग्दी सेशन हो जाता है बहुत ज्यादा। तो कुछ पोर्शन कभी, कुछ पोर्शन कभी, तो हम लोग एडिशनल जो वोकेबलरी वाला सेगमेंट है ना, उसमें डिस्कस क्या कर रहे हैं, वन वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, साथ में होमोनिम्स भी चल रहे हैं, आपके पैसेज, पैराजम्बल्स या कॉमन एरर्स ये चल रही हैं। तो कुछ ना कुछ एडिशनल आपको मिलता रहेगा इसमें। तो पैसेज हम डिस्कस करेंगे उससे पहले ये वाली चीज देख लो एक बार। इडियम्स एंड फ्रेजेस 231, थ्रो अ रेंच इन द वर्क्स। क्या मतलब है? थ्रो अ रेंच इन द वर्क्स का मतलब क्या है? टू कोज अ प्लान और प्रोसेस टू फेल और फेस प्रॉब्लम्स। किसी योजना या प्रक्रिया में बाधा डालना। रेंच जो होता है ना, वो एक टूल होता है। आप इसको गूगल करिएगा, इसकी इमेज निकालोगे तो समझ में आएगा कि रेंच होता क्या है। एक टूल है, और उस टूल से आप काम कर रहे हो, और उस टूल को ही आपने फेंक दिया है काम के बीच, तो आप सीधी सी बात है कि उस काम को डिले करोगे। उसको फेल करने का ये प्रोसेस हो गया, है ना। आपकी योजना ये है कि फेल हो जाए। तो ऐसा कुछ जो चीज है ना, उसको बोलते हैं थ्रो अ रेंच इन द वर्क्स। द सडन पॉलिसी चेंज थ्रू अ रेंच इन द वर्क्स फॉर मैनी स्टार्टअप्स। जो अचानक से नीति में बदलाव हुआ, उसने यहाँ व्यवधान पैदा किया बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए। ये मतलब है। दूसरा है कट थ्रू द नॉइज। तो टू स्टैंड आउट क्लियरली अमिड डिस्ट्रक्शन और क्लटर। डिस्ट्रक्शंस मतलब भटकाव होता है। क्लटर का मतलब शोर शराबा कह सकते हो, भीड़ भाड़ कह सकते हो। और उस बीच अगर आप स्टैंड आउट करते हैं, एकदम नोटिसेबल स्थिति में खड़े रहते हैं, आप उसमें भी डगमगाए नहीं हो, एकदम स्टैंड आउट करते हो, तो उसको बोलते हैं कट थ्रू द नॉइज। नॉइज मतलब शोरगुल, और कट और नॉइज, शोरगुल में भी आपकी आवाज काटते हुए उस नॉइज को पहुंच जाती है किसी तक। तो कितना भी शोरगुल क्यों ना हो, लेकिन आपकी आवाज बुलंद है, आप अपने आप को एकदम स्टैंड आउट पोजीशन में रखे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं कट थ्रू द नॉइज। हिज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कट थ्रू द नॉइज ड्यूरिंग द डिबेट। उसका तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, वो डिबेट के दौरान क्या रहा, एकदम स्पष्ट रूप से उभर कर आया, यूं कह सकते हो। तो ये तो हुए अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस में दो चीजें। हमने पांच डिस्कस करनी है इडियम्स। तो आओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है किक द कैन डाउन द रोड। अब कैन रखा है रोड पर, और आप उसको किक कर दो। वैसे होना तो क्या चाहिए, उस कैन को उठा के और डस्टबिन में डाल दें, लेकिन हम उसको किक करें और आगे लुढ़का दें, तो आप उस समस्या को सोल्व नहीं कर रहे हो, बल्कि उस समस्या को क्या कर रहे हो, उस समस्या को डिले कर रहे हो डील करने में, कि आप उसको बाद में निपटोगे, कोई और आएगा वो उठा के डाल देगा। तो समस्या को हल करने की वजह टालते रहना, डिले डीलिंग विद अ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट। गवर्नमेंट्स ऑफन किक द कैन डाउन द रोड ऑन टफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सरकारें जो हैं, अक्सर जो टफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उन चीजों को क्या करती है, डिले करती रहती है, उनको हल करने की बजाय। जो भी कुछ कठोर अ, अर्थव्यवस्था संबंधी सुधार हैं, उनको डिले करती रहती है। ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड। तो सैंड मतलब रेत है, ड्रॉ अ लाइन मतलब लाइन खींचना है, तो रेत पर लाइन खींचना, रेत पर लाइन खींच देना। टू सेट अ क्लियर लिमिट बियॉन्ड विच वन विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो कोई स्पष्ट सीमा तय कर देना, भी आपने एक लाइन खींच दी कि इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, तो ये एक आपने कह दिया कि बस इसके आगे कुछ किया आपने तो ये लिमिट है, इसके बाद मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, उसको बोलते हैं लिमिट सेट करना। द ओपोजिशन ड्रू अ लाइन इन द सैंड ऑन द इश्यू ऑफ डेटा प्रिवेसी। डेटा प्रिवेसी को लेकर जो ओपोजिशन है, उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक लिमिट है वो बना दी है कि इसके बाद हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक ईडियम है थ्रो वंस वेट बिहाइंड। अपना वेट जो है पूरा का पूरा किसी चीज के पीछे लगा रखा है आपने, है ना, अपना पूरा वजन डाल रखा है उसके पीछे, मतलब आप उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा समझ लो। पूरा का पूरा आप उसी के लिए एकदम
झुके हुए हो, भी पूरा वेट डाल रहे हो मतलब झुकोगे आप उसकी तरफ। तो स्ट्रांगली सपोर्ट करोगे एक पॉलिसी को, कॉज को, डिसीजन को, किसी नीति या निर्णय का पूरे प्रभाव और ताकत से समर्थन करना। सेवरल ग्लोबल एजेंसीज हैव थ्रोन देयर वेट बिहाइंड द क्लाइमेट फाइनेंस प्रपोजल। अनेक ग्लोबल एजेंसीज हैं, उन्होंने अपना पूरा वेट डाला हुआ है या फिर कहें कि पूरा समर्थन कर रही है क्लाइमेट फाइनेंस प्रपोजल का। अब आइए वन वर्ड्स पर, वन वर्ड्स 115 तक डिस्कस कर लिए थे, तो 116 नंबर है ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट इसका प्रोनाउंसिएशन है, टू मेक समथिंग अनक्लियर, कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किसी चीज को क्या कर देना, उलझा देना, अस्पष्ट कर देना, वो कहलाता है ऑब्फ्यूस्केट। द मिनिस्टर्स वेग स्टेटमेंट्स ओनली ऑब्फ्यूस्केटेड द इशू। मिनिस्टर का जो वेग स्टेटमेंट्स है, वेग स्टेटमेंट्स का मतलब अस्पष्ट स्टेटमेंट्स, वो वक्तव्य जो बिल्कुल अस्पष्ट है, वेग का मतलब अनक्लियर होता है, उसने मुद्दे को और उलझा दिया। सुपरसिलियस का मतलब है बिहेविंग एज दो वन इज सुपीरियर टू अदर्स, एरोगेंट, अहंकारी को बोलते हैं सुपरसिलियस। हिज सुपरसिलियस एटीट्यूड एलिनेटेड हिज कॉलीग्स। तो उसके इस एटीट्यूड ने, एरोगेंट एटीट्यूड ने क्या कर दिया, अपने जो सहकर्मी थे उनको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। एलिनेट का मतलब होता है अलग करना। इक्वेनिमिटी, कामनेस एंड कंपोजर, शांति को, धैर्य को इसको बोलते हैं। स्पेशल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, विशेष करके मुश्किल परिस्थितियों में जो कामनेस या कंपोजर होती है, शांत चित्त होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेनिमिटी। शी हैंडल्ड द क्राइसिस विद रिमार्केबल इक्वेनिमिटी। उसने क्राइसिस को हैंडल किया बहुत ही शानदार इक्वेनिमिटी के साथ। ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट है इनवेटरेट। इनवेटरेट का मतलब होता है हैविंग अ हैबिट और इंटरेस्ट दैट इज डीप रूटेड एंड लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड। कोई हैबिट या इंटरेस्ट ऐसा होना जो डीप रूटेड है, लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड है, पक्का जड़ जमाया हुआ। ठीक है, तो ही इज एन इनवेटरेट रीडर हु फिनिशेस द बुक एवरी वीक। वो एक बिल्कुल हटी जिद्दी पक्का आदत है उसकी ऐसी कि वो एक ऐसा रीडर है, ऐसा पाठक है जो हर सप्ताह एक पुस्तक को फिनिश करता है। डिसेम्बलर क्या होता है, अ पर्सन हु हाइड्स देयर ट्रू फीलिंग्स। यहाँ पे देयर की जगह वैसे ग्रामर के हिसाब से तो ही जाना चाहिए, वैसे डिक्शनरीज में क्या होता है कि आप जो भी एग्जाम्पल्स देखते हैं वहां पे किसी सिंगुलर के लिए भी प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया मिलता है, लेकिन हमें ग्रामर के हिसाब से यहाँ पे हिज देखना चाहिए। अ पर्सन हु हाइड्स हिज ट्रू फीलिंग्स और मोटिव्स, अ प्रिटेंडर, एक बहाना बनाने वाला व्यक्ति, अपनी वास्तविक फीलिंग्स को छिपाने वाला व्यक्ति, ढोंगी कपटी व्यक्ति। तो डिसेम्बलर ऑफन स्पीक स्वीटली वाइल प्लॉटिंग अदरवाइज। एक जो ढोंगी व्यक्ति होता है वैसे तो षड्यंत्र रच रहा होता है, लेकिन आपके सामने बड़ा मीठा मीठा बोलता है, तो ये डिसेम्बलर है। तो ये हो गए वन वर्ड्स। अब हमारे जो पैसेज है उसमें कुछ क्वेश्चंस एक बार पढ़ के चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो थोड़ा सा अंदाजा रहेगा क्या क्या पूछा गया है, वहां पे जैसे ही आए तो हम लगा भी सकते हैं आंसर्स। व्हाट इंसिडेंट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द एडिटोरियल, इस एडिटोरियल में किसकी बात की गई है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट शुड बी अवॉइडेड एट दिस जंक्चर, जंक्चर का मतलब होता है क्षण, इस क्षण, इस मोमेंट, किस चीज को अवॉइड किया जाना चाहिए। What does the editorial imply by saying mindless violence has long been a scourge for India? जब ये वाली बात आएगी mindless violence has long been a scourge for India, इससे एडिटोरियल क्या बताना चाहता है, क्या इसमें अर्थ निहित है। What can be inferred about the editorial's tone towards political parties? राजनीतिक पार्टियों के लिए इस एडिटोरियल में कैसी टोन का प्रयोग किया गया है और स्कज का मतलब क्या है, ये सब हमें डिस्कस करना है इस एडिटोरियल के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल किस बारे में है, ये एडिटोरियल डिस्कस करता है दिल्ली कार ब्लास्ट को नियर रेड फोर्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं से आ जाता है आपका कि एडिटोरियल है किस बारे में। तो ये एडिटोरियल है दिल्ली कार ब्लास्ट के बारे में, रेड फोर्ट के पास जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ उसके बारे में है, जिसके अंदर 13 लोग मारे गए, एंड इंजर्ड सेवरल अदर्स, और कई अन्य घायल हो गए। इट स्ट्रेसेस, ये एडिटोरियल जोर देता है द टेररिज्म एंड माइंडलेस वायलेंस, कि जो आतंकवाद है और माइंडलेस वायलेंस है, और ऐसी हिंसा जो कि माइंडलेस है, जहां बेतुकी हिंसा कह सकते हो, जहां पर आप माइंड ही अप्लाई नहीं करते हैं, ऐसी हिंसा। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस, और उसमें टारगेट कर रहे हो आप भोले भाले या निर्दोष नागरिकों को। आर एक्ट्स ऑफ प्योर इविल, वो ये ऐसे कृत्य हैं जो पूरी तरह से बुराई एंड मस्ट बुराई वाले कृत्य हैं, एंड मस्ट बी कंडेम्ड यूनिवर्सली, और इनको सभी के द्वारा निंदा इसकी की जानी चाहिए। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। द आर्टिकल अर्जेस रिस्ट्रेंट, ये आर्टिकल ये निवेदन करता है, अर्ज का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए कहना, है ना।
तो ये आर्टिकल ये निवेदन करता है, ये कहता है कि भाई आप रिस्ट्रेंट रहें, नियंत्रित रहें, यूनिटी दिखाएं, एकता दिखाएं एंड सोशल हार्मनी और सामाजिक सामंजस्य दिखाएं इन द फेस ऑफ सच ट्रेजेडीज। इन जो ये दुखांत घटनाएं हैं, ट्रेजेडीज का मतलब होता है कॉमेडी का ऑपोजिट है, दुखांत घटनाओं के जो इन द फेस ऑफ का मतलब होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विद। तो इस दौर में जो दुखांत घटनाओं का दौर चल रहा है उसमें ये सब चीजें दिखाने के लिए ये एडिटोरियल जो है वो अर्ज कर रहा है। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसका टाइटल आपको दे रखा है एक्ट ऑफ इविल। एक्ट ऑफ इविल का मतलब क्या है? बुराई का कृत्य। एक्ट नाउन होगा, ओ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन आते ही दूसरा नाउन होगा आगे या प्रोनाउन होगा, तो ये नाउन है। तो एक्ट ऑफ इविल बुराई का कृत्य किसको लेकर है? डेली ब्लास्ट को लेकर। प्रमोटिंग सोशल हार्मनी इज इंटीग्रल, सोशल हार्मनी प्रमोट करना। प्रमोटिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सॉरी जेरेंड है, क्योंकि अगर आईएनजी फॉर्म से कोई भी सब्जेक्ट बनता है, शुरुआत में आईएनजी फॉर्म दे रखी है या ऑब्जेक्ट की जगह आईएनजी फॉर्म दे रखी है ना, तो वो सब्जेक्ट मतलब ये जेरेंड बन जाता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन रहा है प्रमोटिंग, इसलिए इसको मैं कहूंगा जेरेंड है। प्रमोट करना क्या? सोशल हार्मनी को। तो सोशल हार्मनी जिसमें हार्मनी नाउन है और सोशल एडजेक्टिव है, तो सामाजिक सामंजस्य को प्रमोट करना। प्रमोट करना मतलब इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये क्या है? जेरेंड के साथ हमेशा ही वर्ब सिंगुलर आती है, याद रखना। जेरेंड जब भी यूज करेंगे तो उसके साथ वर्ब हमेशा ही कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसलिए सिंगुलर वर्ब है इज। तो सोशल हार्मनी को प्रमोट करना जो है वो इंटीग्रल है। इंटीग्रल का मतलब होता है आवश्यक। इंटीग्रल का मतलब है आवश्यक। और इसेंशियल, फंडामेंटल, नेसेसरी। इन्वोक का मतलब है उपयोग करना, यूज करना, उपयोग करना। तो सोशल हार्मनी जो है उसको प्रमोट करना इंटीग्रल है, वो आवश्यक है, इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। टू एनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, किसके लिए? किसी भी आतंक रोधी रणनीति के लिए। काउंटर टेररिज्म का मतलब होता है एंटी टेररिज्म, टेररिज्म के खिलाफ, और स्ट्रेटजी का मतलब है रणनीति। तो आतंक के खिलाफ जो रणनीति है, कोई भी, एनी मतलब कोई भी। अब एनी जनरली तो क्या होता है? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन एनी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आ सकता है। और ये तब आ सकता है जब आपको सारे ऑप्शंस ओपन दे रखे हों, सारी चॉइसेस ओपन हैं आपके सामने, कि कोई भी आतंकरोधी रणनीति है उसके लिए ये आवश्यक है। इंटीग्रल किसके लिए है? इसके लिए हमेशा टू लगता है। इंटीग्रल जिस चीज के लिए भी है उसके लिए टू लगता है, ये भी ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। एन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का विस्फोट है, एक्सप्लोड से बना है। एक विस्फोट इन अ मूविंग कार, एक चलती हुई कार में। नियर रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के पास। इन दिल्ली, दिल्ली में। ऑन द इवनिंग ऑफ नवंबर 10 2025, कब की बात है? ये है 10 नवंबर 2025 की शाम को। विच किल्ड, जिसमें मारे गए। 13 पीपल, 13 लोग। एंड इंजर्ड, और घायल हो गए। सेवरल अदर्स, अन्य कई लोग। हैज लेड टू द पुलिस इन वॉकिंग, इस कारण से पुलिस ने यूज किया क्या? यूएपीए, और इस एक्सप्लोजिव्स एक्ट को, इसको यूज किया। फिर समझो, एन एक्सप्लोजन सब्जेक्ट है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। इस एक्सप्लोजन की वर्ब है वो हैज लेड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और लेड लीड की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो एक विस्फोट किस में हुआ? एक चलती हुई कार में। नियर द रेड फोर्ट लगाइए यहाँ पे, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो भी होते हैं वहां पे द लगता है। तो रेड फोर्ट के पास, कहाँ पे? दिल्ली में। जब आपके पास टाइम और प्लेस दोनों हो, यहाँ पे ये प्लेस है और यहाँ ये टाइम है, तो टाइम और प्लेस दोनों होने पर पहले प्लेस आता है फिर टाइम आता है ना। पहले प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो एक विस्फोट चलती हुई कार में, कार यहाँ पे नाउन है और मूविंग है वो एडजेक्टिव है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में आए तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देते हैं, चलती हुई कार में, ठीक है। तो एक चलती हुई कार में रेड फोर्ट के पास दिल्ली में, कब की बात है? 10 नवंबर 2025 की शाम की बात है।
ठीक है। वैसे तो इवनिंग से पहले हम इन लगाते हैं, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग ऐसा करके। ऑन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डेट दे रखी है, तो अगर मॉर्निंग या इवनिंग से पहले डे या डेट जोड़ रखी हो तो वहां पे हम ऑन लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इस तारीख को विच रिलेटिव प्रोनाउन है, अब ये एक्सप्लोजन के लिए आ रहा है। इस एक्सप्लोजन से 13 लोग मरे, ठीक है। इस एक्सप्लोजन ने मार डाले 13 लोगों को और इंजर्ड किया सेवरल अदर्स को। सेवरल है, डिटरमिनर है। अदर्स यहाँ पे नाउन का काम करेगा। वैसे अदर खुद भी डिटरमिनर का काम करता है, लेकिन यहाँ पे नाउन है क्योंकि इसमें देखो एस जोड़ दिया इसने। सेवरल के साथ नाउन प्लूरल आता है। अब इस एक्सप्लोजन ने ये कारण बना। लीड टू जो होता है इसका मतलब होता है गिव राइज टू। लीड टू का मतलब क्या है? गिव राइज टू। या फिर क्या कहोगे इसको? या फिर हम लीड टू को कहेंगे कोज। ठीक है, ये होता है कारण बनना। या फिर हम इसे कहते हैं रिजल्ट इन। ये सब इसके सिनोनिम्स के रूप में लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये विस्फोट जो है वो कारण बना है किसका? पुलिस के द्वारा इन्वोक करने का। अब लेड टू ये लग गया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद जब भी कोई क्रिया लगाओगे या प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई क्रिया लगाओगे तो आईएनजी आएगा, तो ये इन्वोकिंग आ गया। ठीक है, तो ये कारण बना है पुलिस के इन्वोक करने का। इन्वोक का मतलब इम्प्लीमेंट या अप्लाई करने का, यूज करने का। किसको? इस एक्ट को और इस एक्ट को। और एक्ट से पहले द लगता है। जो भी अधिनियम होते हैं उनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। तो ये सब ध्यान रखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप एक बार खुद से पढ़ेंगे इसको, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या है। बहुत आसान है वैसे, करिए देखें। देखो, द सजेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन सजेशन है। सजेशन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। तो सजेशन ये है कि द इंसिडेंट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कि जो घटना है, ये सब्जेक्ट, इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड ये वर्ब है। इस घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। इस घटना को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक आतंकी कृत्य के रूप में। इस रूप में इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सजेशन में द डिटरमिनर है, सजेशन है वो नाउन है। ठीक है, इज है वो वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब कहेंगे आप इसको। दैट है वो कंजंक्शन हो गया, तो नया क्लोज स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इंसिडेंट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। और पैसिव है किसका? पैसिव है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव जो होता है वो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लग के बनता है। एज एक प्रकार से प्रेपोजिशन का काम करेगा। एन एक्ट ऑफ टेररिज्म में एन डिटरमिनर है, एक्ट नाउन है, और प्रेपोजिशन है, टेररिज्म नाउन है। तो सजेशन ये है, सुझाव ये है। तो लेखक का सुझाव ये है कि ये जो घटना है, सॉरी यहाँ सुझाव नहीं माने इसको, इसको संकेत मानिए। ये यहाँ पे संकेत है, सजेशन। ठीक है, वाव का मतलब है शपथ लेना, और ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब है दंडित करना, कानून के दायरे में लाना। तो संकेत ये है कि ये जो घटना है उसकी जांच आतंकी कृत्य के रूप में की जा रही है। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपने सुना हुआ होगा एनआईए। इस एजेंसी के नाम से पहले द लगेगा, ध्यान रखिएगा। एनआईए जो है, इज ये वर्ब हो गई। इंचार्ज, इंचार्ज का मतलब होता है प्रभारी होना। ठीक है, इसके हाथ में है, ये अंडर, इसके कंट्रोल में है। ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से पहले द है क्योंकि कौन सी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं? जो यहाँ पे बात की है उसी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो द लग गया। तो इसका प्रभार किसके पास है? कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? एनआईए करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, ना तो प्राइम मिनिस्टर से पहले द है, ना होम मिनिस्टर से पहले द है, क्योंकि इन दोनों में ही नाम जोड़ रखे हैं। अगर ये नाम नहीं होते नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ पे, और केवल पद का ही नाम होता तो द लगाते। तो अगर पद पर जो व्यक्ति है उसका नाम जोड़ रखा है तो द नहीं लगेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि दो हो गए तो यहाँ पे हैव लगाया। हैव हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अगर हैज हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये मैन वर्ब वाउड। शपथ लेना, इन्होंने शपथ ली है, इन्होंने प्रतिज्ञा की है, इन्होंने सौगंध खाई है टू ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू जस्टिस, कि हम अपराधियों को, कल्प्रिट्स का मतलब होता है ऑफेंडर, अपराधी, या रोंग डूअर, या क्रिमिनल, कि हम अपराधियों को कानून के दायरे में लाएंगे या दंडित करेंगे
while the opposition has sought, while है वो कंजंक्शन है, जबकि विरोधाभासी कंजंक्शन है, जबकि ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन से पहले द लगता है भाई, विपक्ष एक ही होता है, द लगेगा। जो ऑपोजिशन है उसने सॉट, सॉट है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, सीक फर्स्ट फॉर्म, सॉट सेकंड फॉर्म और सॉट थर्ड फॉर्म। जबकि ऑपोजिशन ने मांगा है, मांग की है, ठीक है, मांगना, तलाशना, चाहना, कोशिश करना, ये सब मतलब होते हैं, मांगना, चाहना, तलाशना, कोशिश करना। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, लाइबिलिटी। तो ऑपोजिशन ने डिमांड करी है किसकी, लाइबिलिटी की, किससे, सरकार से। सरकार भी एक ही चलती है केंद्र में, तो द लगेगा, ठीक है। और तो यहाँ सब्जेक्ट ये थे, तो इसकी वर्ब हैव वाउड थी, और ऑपोजिशन था तो हैज सॉट है। बाकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, पढ़ो एक बार खुद से। द सस्पेक्ट लिंक्ड टू द व्हीकल, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब जो भी सस्पिशियस है, जो भी आरोपी है, जो संदेहास्पद व्यक्ति है, ठीक है, आरोपी कहिए, संदेहास्पद, जिस पर संदेह है, ठीक है। एलिजली मतलब होता तथाकथित, तथाकथित। और प्लॉट का मतलब है षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना। कह रहा जो सस्पेक्ट है, लिंक्ड टू, लिंक्ड के साथ टू लगता है, जो जुड़ा हुआ है किससे, व्हीकल से, ठीक है। इस व्हीकल से जुड़ा हुआ जो सस्पेक्ट है, हैज बीन आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई है। पैसिव वही से प्रेजेंट परफेक्ट का है, परफेक्ट का पैसिव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बनता है। आइडेंटिफाइड के साथ एज लगता है कि पहचान किस रूप में हुई है। डिस्क्राइब्ड के साथ भी एज लगता है किस रूप में वर्णन किया गया है। तो इसकी पहचान की गई है उमर उन नबी के रूप में। अ डॉक्टर, ये कौन है, ये एक डॉक्टर है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर का जो पुलवामा जिला है वहां से। कोई ज्यादा कुछ खास बातें नहीं है। लिंक्ड में टू लगेगा, एक तो ये ध्यान रखना है, एक आइडेंटिफाइड में एज लगेगा, एक ये पैसिव कैसे बनता है ये ध्यान रखना है। द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट्स इन रिसेंट डेज, अब यहाँ एक थोड़ी सी ग्रामर की मिस्टेक है यहाँ पे। जो डेवलपमेंट्स का पैटर्न रहा, डेवलपमेंट्स मतलब जो भी घटनाएं सामने आई उभर कर, पैटर्न का मतलब तरीका, ये सब्जेक्ट है, पैटर्न कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, सजेस्ट आएगा, एस जुड़ेगा। तो हाल फिलहाल के दिनों में जो भी डेवलपमेंट्स का पैटर्न रहा है, जो भी घटनाक्रम सामने आए हैं, वो संकेत करते हैं, वो दिखाते हैं, सजेस्ट का मतलब संकेत करना है, दैट कंजंक्शन क्या संकेत करते हैं कि द सस्पेक्ट, कि जो संदेहास्पद व्यक्ति है, डाउटफुल है, हु डाइड इन द ब्लास्ट, जो मारा गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। डाइड जो है वो सेकंड फॉर्म है, किसको देख के आ रही है, सस्पेक्ट को देखकर। जो मारा गया, जो मर गया ब्लास्ट में, वॉज लिंक्ड टू, अब ये सस्पेक्ट की वर्ब है वॉज, ये जुड़ा हुआ था, अ रिंग, रिंग का मतलब है ग्रुप या गैंग, ये उस गैंग से जुड़ा हुआ था, अदर पीपल, अन्य लोगों की, हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो इनके लिए आ रहा है। ये लोग कौन थे, ये वो लोग थे जो एलिजिडली, एडवर्ब है, और वर्ग के साथ में आईएनजी दे रखा है तो ये मैन वर्ब है, जो तथाकथित रूप से, ये हेल्पिंग वर्ब है, षड्यंत्र रच रहे थे, किसका, टेरर स्ट्राइक्स का, स्ट्राइक्स का मतलब है अटैक, आतंकी हमले का, इन द कंट्री, देश में। फिर समझो, जो डेवलपमेंट्स का पैटर्न है हाल ही के दिनों में, वो दिखाता है कि सस्पेक्ट जो मर गया ब्लास्ट में, वो जुड़ा हुआ था अन्य लोगों के गैंग से, जो लोग तथाकथित रूप से षड्यंत्र रच रहे थे आतंकी हमले की, इन द कंट्री, देश में। द कंट्री क्यों, क्योंकि भारत की बात कर रहा है, निश्चित है, इसलिए द। नेक्स्ट पे आइए, खुद से पढ़िए। द पब्लिक विल हैव टू, शैल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अंडर कंपल्सन कोई चीज अगर है फ्यूचर की, तो हम उसके लिए विल हैव टू या शैल हैव टू लगाते हैं। जनता को वेट करना पड़ेगा, वेट के साथ फोर लगता है, ठीक है, वेट के साथ क्या लगाते हैं, फोर। और वेट फोर की जगह पे रिप्लेसमेंट अगर आपको करना हो तो अवेट से कर सकते हैं। वेट फोर के स्थान पे आप अवेट लगा सकते हैं, अवेट में फोर नहीं आता, ये बात ध्यान रखें, एरर वाला क्वेश्चन बनता है। तो जनता को इंतजार करना पड़ेगा, ग्रेटर क्लैरिटी मतलब अधिक स्पष्टता का, कब तक, अंटिल, अंटिल यहाँ पे कंजंक्शन है, अंटिल एक प्रेपोजिशन का भी काम करता है, यहाँ पे कंजंक्शन है क्योंकि आगे सब्जेक्ट और वर्ब है। इन्वेस्टिगेटर सब्जेक्ट हो गया, आर इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। तो कब तक
और अनटिल क्या बताता है? अनटिल टाइम बताता है, याद रखना, कि जब तक कि जांच पड़ताल करने वाले लोग उस स्थिति में ना आ जाएं तो रिवील, रिवील का मतलब है डिस्क्लोज, कि वो डिस्क्लोज करें या डाइवल्ज करें या एग्जिबिट करें, ये होता दर्शाना, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक सूचना, अधिक जानकारी। लोगों को ज्यादा स्पष्टता के लिए प्रिसीजन, ग्रेटर क्लैरिटी मतलब ज्यादा प्रिसीजन के लिए, सटीकता के लिए, एकदम आप यूं कह सकते हो कि भाई बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी, एकदम सटीक बातों के लिए किसकी जरूरत, किसका इंतजार करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। और कब तक? जब तक कि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो ऐसी स्थिति में ना आ जाए कि वो अधिक इंफॉर्मेशन, अधिक सूचना बता पाए। एट दिस जंक्चर, इस क्षण, एट दिस जंक्चर का मतलब क्या होता है? इस पल, इस क्षण, एट दिस मोमेंट, एट दिस स्टेज, एज ऑफ नाउ। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अनुमान, गेस वर्क, रूमर, अजम्पशन। रेट्रिक का मतलब, रेट्रिक इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब है लंबे चौड़े भाषण कह सकते हो, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, बड़ी बड़ी बातें, है ना, भड़काऊ भाषण। इन द फेस ऑफ का मतलब है के चलते, जब किसी चीज से सामना हो आपका। इसका मतलब डिस्पाइट भी होता है, के बावजूद भी, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है जब सामना इस चीज से हो रहा है, इसके चलते। इस क्षण, एट दिस जंक्चर, ये एडवर्ब का काम करेगा। वैसे तो पूरी एक फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज हम किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो एक दो तीन शब्द हैं, तीन शब्दों का समूह है, इसलिए फ्रेज मैंने कह दिया। स्पेकुलेशन एंड रेट्रिक मस्ट बी अवॉइडेड। पैसिव वॉइस है मस्ट का। मॉडल का पैसिव कैसे बनता है? बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के। इस क्षण अटकलें, अनुमान और बड़ी बड़ी बातें, बॉम्बेस्टिक जो स्पीचेस हैं, उनसे बचना चाहिए। एंड नो एफर्ट, एंड कंजंक्शन हो गया। नो एफर्ट में नो डिटर्मिनर है, एफर्ट नाउन है। और कोई भी प्रयास शुड बी स्पेयर्ड, स्पेयर का मतलब बचना, छोड़ देना। और किसी भी प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए, सरकार के द्वारा, विपक्ष के द्वारा और मीडिया के द्वारा। किस लिए? पीस एंड काम इन इंडिया, भारत में शांति, है ना। और पीस एंड काम, काम वैसे जनरली क्या होता है? पीस ऐसी स्थिति में, जब बड़े सिनेरियो में जब यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पीस। और काम का मतलब दिमाग की शांति, उसके लिए काम यूज कर सकते हैं। तो ये बना रहे, प्रमोट करें। इन द फेस ऑफ दिस डीपली ट्रबलिंग इंसिडेंट, इंसिडेंट नाउन है, ट्रबलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, डीपली यहाँ पे एडवर्ब है। तो इस बहुत ज्यादा मुसीबतकारी इंसिडेंट, इस घटना के चलते, है ना, इस दौर में ये सब बनाए रखने की जरूरत है। फिर समझो। अच्छा, नो एफर्ट शुड बी स्पेयर्ड का मतलब है कि नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न्ड। एक होता ना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है कोई भी उपाय नहीं छोड़ना, सारे उपाय करना, है ना, हर उपाय करके देख लेना। तो यही मतलब कह रहा है यहाँ पे, नो एफर्ट शुड बी स्पेयर्ड। पैसिव वॉइस है, मॉडल का पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बनाया है। फिर समझ लीजिए। इस क्षण जो अनुमान अटकल है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उनसे अवॉइड, उनको अवॉइड करना चाहिए। और कोई भी प्रयास यहाँ पे सरकार, ओपोजिशन या मीडिया के द्वारा नहीं छोड़ना चाहिए, हर उपाय करना चाहिए। किस लिए? पीस और काम को प्रमोट करने के लिए भारत में। इस, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन लग रहा है। इस बहुत ही ज्यादा मुसीबतकारी घटना के कन्फ्रंटेशन में, जब बात चल रही है, सामना इसका हो रहा है, इस घटना सामना हो रहा है, इसमें शांति और पीस और काम प्रमोट करने के लिए इन तीनों को ही योगदान देना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, पढ़िए खुद से। माइंडलेस वायलेंस आया था प्रश्न। माइंडलेस वायलेंस मतलब ऐसा वायलेंस, ऐसी हिंसा जो आपने आनन फानन में कर दी है, बिना कोई प्लानिंग के कर दी है। तो ये इसको हम कह सकते हैं अनप्लैंड, है ना। ऐसी वायलेंस जिसकी कोई योजना ही तुम्हारे पास नहीं थी। टारगेटिंग इंसोलेंट इनोसेंट सिविलियंस, टारगेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टारगेट करते हुए। माइंडलेस वायलेंस, और किसको टारगेट करते हुए? निर्दोष नागरिकों को। हैज लॉन्ग बीन अ स्कज। अब ये माइंडलेस वायलेंस की वर्ब जो है वो ये है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। ये लॉन्ग यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो ये बहुत लंबे समय से रहा है। अस्कज फॉर इंडिया, अस्कज का मतलब होता है अभिशाप। स्कज का मतलब क्या है? अभिशाप। तो ये भारत के लिए एक अभिशाप रहा है। अलार्मिंग का मतलब है भयावह,
या इसे हम कह सकते हैं चिंताजनक, भयावह या चिंताजनक। तो माइंडलेस वायलेंस जो है, जिसमें इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, ये भारत के लिए एक अभिशाप रहा है। हाउएवर, ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है। कंजंक्टिव एडवर्ब का मतलब है ऐसा, मतलब शब्द है जो कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है, और एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विपरीत वाक्यों के लिए आता है। हालांकि ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट्स, जो प्लान्ड इंसिडेंट्स हैं, जो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से किए गए घटनाएं हैं आतंकी, हैव बीन कन्फाइंड, कन्फाइंड टू का मतलब होता है लिमिटेड टू, या इसे कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड टू, सीमित होना, या इसे कहेंगे सरकमस्क्राइब्ड टू, सरकमस्क्राइब्ड टू, ठीक है, सीमित होना। तो कह रहे हैं हालांकि जो ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट हैं टेररिज्म के, आतंक के, जो भी योजनाबद्ध तरीके से की गई घटनाएं हैं आतंकी, उन वो सीमित हो चुकी हैं, उनको सीमित कर दिया गया है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स तक। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का मतलब वॉर जोन्स कह सकते हो, जहां पे लड़ाई चलती है, जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे आतंकी घटनाएं होती हैं, उन जोन्स तक ही हाल ही के वर्षों में इसको सीमित कर दिया गया है। ठीक है। द ब्लास्ट इन द नेशनल कैपिटल इज देयर फॉर अलार्मिंग, इसलिए जो ब्लास्ट हुआ है राष्ट्रीय राजधानी में, द ब्लास्ट की वर्ब है इज, ब्लास्ट के पहले द, क्योंकि पता है कौन से ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, रेड फोर्ट के नजदीक जो ब्लास्ट हुआ उसकी बात कर रहे हैं। देयरफॉर, इसीलिए, ये इलेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक है, परिणाम बताता है। अलार्मिंग है, इसीलिए जो राष्ट्रीय राजधानी में जो ये घटना घटी है, ये भयावह है, चिंताजनक है। ठीक है, ये हो गया आज के इस एडिटोरियल में। अब हम बात करें आज के जो मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, आप इसको कॉलम्स को मैच करिए। माइंडलेस का मतलब है माइंडलेस गेस वर्क और अनवेरिफाइड अजम्पशन। ठीक है, यही है क्या माइंडलेस? नहीं। टू अप्लाई और इन्फोर्स अ लॉ विदाउट रीजन और सेंस, ये हो जाएगा बिना कोई कारण के, बिना कोई तर्क के। सी। स्कर्ज का मतलब अभिशाप है, तो कर्स और ग्रेट इविल। डी। कल्प्रिट का मतलब अपराधी है, अपराधी के लिए वन हु कमिट्स अ क्राइम। ई। स्पेकुलेशन का हो जाएगा अनुमान, अटकल। इन्वोक का मतलब है यूज करना, तो क्या बचा? अप्लाई और इन्फोर्स अ लॉ। बी। ये इसके आंसर हुए। अब आते हैं पैसेज में। चलो, व्हाट इंसिडेंट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द एडिटोरियल? एडिटोरियल का सेंट्रल फोकस किस बात पे था, कौन सी घटना की बात की है? तो कार एक्सप्लोजन जो हुआ रेड फोर्ट के पास दिल्ली में, उसकी बात कर रहा है, तो बी आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट शुड बी अवॉइडेड एट दिस जंक्चर, इस जंक्चर क्या अवॉइड करना चाहिए? स्पेकुलेशन एंड रेट्रिक, ये था, अनुमान अटकल नहीं लगानी है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, फालतू नारेबाजी नहीं करनी है, अफवाह नहीं फैलानी है। और फिर कहा है कि व्हाट डज द एडिटोरियल इंप्लाई बाय सेइंग माइंडलेस वायलेंस हैज लॉन्ग बीन अ स्कज फॉर इंडिया, इससे क्या कहना चाहता है लेखक कि ये बहुत लंबे समय से एक स्कज रहा है, माइंडलेस स्कज, माइंडलेस जो वायलेंस है वो। तो सच इंसिडेंट्स आर रिसेंट एंड अनएक्सपेक्टेड, ये इंसिडेंट्स जो हैं वो हाल फिलहाल ही हुए हैं और अनापेक्षित हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इंडिया हैज लिटिल एक्सपीरियंस डीलिंग विद वायलेंस, भारत के पास कोई अनुभव नहीं है ऐसी हिंसा से निपटने का। रैंडम वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस हैज हिस्टोरिकली ट्रबल्ड द नेशन, ये रैंडम बेतरतीब तरीके से जो ये हिंसा होती है सिविलियंस के अगेंस्ट, ये ऐतिहासिक रूप से इसने भारत को ट्रबल किया है। इंडिया लैक्स प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम, भारत का सुरक्षा सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही तो है कि काफी लंबे समय से अभिशाप रहा है। एडिटोरियल की टोन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर? तो कोई ऐसा तो नहीं है क्रिटिकल है, आलोचना नहीं की गई है पॉलिटिकल पार्टीज की इस पूरे आर्टिकल में। सपोर्टिव ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का सपोर्ट भी नहीं किया है, ये तो नहीं कहा कि ऑपोजिशन ठीक कर रहा है। न्यूट्रल है बिल्कुल, और अर्जेस रिस्पॉन्सिबल बिहेव फ्रॉम ऑल साइड्स, और कहा है कि भाई जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार जो है ना आपका होना चाहिए सभी तरीकों से। सी आपका आंसर आएगा इसमें। और एक अंतिम क्वेश्चन, स्कज का सिनोनिम बताना है, स्कज का सिनोनिम हो जाएगा कर्स, अभिशाप। बी। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।